हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बार बार यही कह रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा रोल है। आप इधर उधर पढ़ लेंगे, इधर उधर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ऐसा मत करिए। क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की पेडागोजी। 7 क्लासेज हम कर चुके हैं जो कि फुल ऑफ कंटेंट है। मोस्टली सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं इंग्लिश पेडागोजी के। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर देख लें। छोटी छोटी क्लासेज हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं एक अलग स्पेशल क्लास, बिल्कुल जो कि कंटेंट से हटके है। आज हम करेंगे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, यानी जिससे आपके क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है ठीक होने की। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो उनके लिए ये क्लास जो है ये तो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इसी तरह हमने सीडीपी की एक क्लास की थी पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स की। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी जाकर देख लें क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सही हो जाते हैं उससे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कि किस तरह के पॉइंट से आपको बचना है, किस तरह के पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, यानी डू एंड डोंट जो आपको करने हैं, पॉइंट्स जो आपको ठीक करने हैं, जिस तरफ आपको पॉजिटिव साइड जाना है, और कुछ ऐसे होते हैं नेगेटिव पॉइंट जिनसे आपको बचना है। तो उसी पे सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए सेशन में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डोंट यानी जिनसे आपको बचना है, इन ऑप्शन से आपको बचना है जो मैंने ये रखे हुए हैं। लास्ट में हम करेंगे डू, जिन्हें आपको करना है। ठीक है, जिनकी तरफ आपको जाना है, यानी ये जो ऑप्शंस मैंने जो ये पॉइंट्स रखे हुए हैं इनसे आपको बचना है, इस तरह के पॉइंट से बचना है। ठीक है, यानी देखते हैं आप कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है लैंग्वेज रूल्स। देखो, बच्चे को कभी भी रूल्स हमें याद नहीं करवाने हैं। हम कर रहे हैं इंग्लिश के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स। ये नेगेटिव वर्ड्स हैं कि आपको रूल्स बच्चे को कभी भी याद नहीं कराने हैं। ठीक है, स्पेशली इंग्लिश पेडागोजी में ना तो रूल्स याद कराने हैं, ना ही बच्चे से पूछने हैं कि याद कर रहे हैं वो, उन्हें क्या याद है, ना ही उन्हें याद कराने हैं। ठीक है, रूल्स पे फोकस हमें नहीं करना है। लैंग्वेज हमें पढ़ानी है तो हमें यूज करके पढ़ानी है, रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ानी है। ठीक है, मेकिंग लर्नर्स डू रिटर्न असाइनमेंट्स की बच्चों को रिटर्न असाइनमेंट्स दें या उनसे कराएं, तो ये भी गलत है। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन से ज्यादा आपको बचना है। ठीक है, क्लियर एक्सप्लेनेशन यानी रूल्स और रेगुलेशंस या फिर डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करें, ग्रामर को एक्सप्लेनेशन के थ्रू पढ़ाएं, तो ये भी गलत है। ठीक है, केयरफुली मॉनिटर्ड बाय फ्रीक्वेंट टेस्टिंग की बच्चों की टेस्टिंग करें, वो भी बिल्कुल केयरफुली, तो हमें ना बच्चों की टेस्टिंग करनी है। एक्सप्लेनिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, ना हमें रूल्स एक्सप्लेन करने हैं, हमें जो रूल्स सिखाने हैं वो तो हमें रियल लाइफ से यूज करके सिखाने हैं, कंटेक्स्ट में सिखाने हैं, संदर्भ में सिखाने हैं। तो हमें ना ही रूल्स एक्सप्लेन करने हैं, ना ही हमें रूल्स याद करने हैं। ठीक है, और ना ही याद कराने हैं। आस्किंग स्टूडेंट टू राइट द रूल्स, बच्चों से कहें कि 10 बार रूल्स लिखिए, तो ये बहुत ही गलत ऑप्शन है। ये तो किसी भी पेडागोजी में हो, कोई भी चीज अगर आप 10 बार लिखने के लिए कह रहे हैं तो सीधी बात है कि आप क्या है, रोट मेमोराइजेशन करा रहे हैं। ठीक है, आप बच्चों को रट्टा लगवा रहे हैं। ठीक है, और रट्टा लगवाना तो बहुत ही गलत है। ठीक है, अगर आपको सीटेट पास करना है तो इन पॉइंट से बचिए। ठीक है, दे डू नॉट हैव द, क्या हो गया, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश, ना ही हमें बच्चे को ये कहना है कि ये बच्चा कर नहीं सकता या ये बच्चा सीख नहीं सकता, इसके पास एबिलिटी नहीं है सीखने की, पढ़ने की। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कहना है बच्चे के बारे में। इस तरह के ऑप्शंस आपको नहीं चुनने हैं। टू डू ड्रिल वर्क ओनली टू लर्न रूल्स, यानी ड्रिल वर्क करें, प्रैक्टिस करें, याद करें रूल्स को, तो ये भी गलत है। ठीक है, करेक्टिंग एरर्स की बच्चे के एरर्स को राइट करें, बच्चे को बुलाएं कि भाई तूने गलती कर दिया, इसको ठीक कर देती हूँ मैं, आगे चांटा लगेगा, आगे से मत कर देना, या पिटाई करूंगी। तो इस तरह के हमें पॉइंट्स नहीं चुनने हैं। जो एरर्स होते हैं वो बच्चों की खिड़की की तरह काम करते हैं, एक विंडो की तरह काम करते हैं। एरर्स करके बच्चे सीखते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग नोट्स दैट आर समराइज्ड एंड सिंप्लीफाइड की बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कर दें कि भाई ये इतने सिंपल नोट्स हैं, तुम इन्हें पढ़ लो और इन्हें याद कर लो, इन्हें याद करके तुम पास कर लोगे। तो ऐसा भी नहीं करना है। अब आप लोगों को तो नोट्स दे देते हैं क्योंकि आप लोग तो बड़े हैं, बच्चे तो हैं नहीं। छोटे बच्चों की बात हो रही है कि बच्चों को क्या है, ना ही नोट्स याद कराने हैं और ना ही उन्हें नोट्स देने हैं। ठीक है,
कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएं कि कुछ बच्चे ले लिए एक ग्रुप ले लिया बच्चों का कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इन्हें और एक्स्ट्रा क्लासेस दे देते हैं जिससे ये और ज़्यादा अच्छा करेंगे, या फिर इन्हीं बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, इन्हीं को एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। स्कोल्ड, बच्चों को डांटना तो बिल्कुल भी नहीं है, पोलाइटली बिहेव करना है, बच्चों की रेस्पेक्ट करनी है। देखो भाई सीटेट में तुम बच्चे को भगवान मान के चलो, ठीक है। कोई भी ऑप्शन अगर बच्चे के अगेंस्ट है तो वो ऑप्शन पे हम नहीं जाएंगे। ना ही बच्चों को स्कोल्ड करना है, यानी डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है, ना ही कोई पनिशमेंट देनी है, ठीक है। राइटिंग डिटेल्ड कमेंट, की बच्चे के ऊपर डिटेल्ड कमेंट करें कि तुम इतने गंदे बच्चे हो, तुम तो पढ़ नहीं सकते, तुम तो कर नहीं सकते, फ्यूचर में ऐसा करोगे। कुछ भी गलत टोंट बच्चे के लिए यूज नहीं करना है। कोई भी प्रोसीजर एक्सप्लेन नहीं करना है कि एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हैं। ना ही एग्जाम्स पे फोकस करना है, ना ही बच्चे के ग्रेड्स पे फोकस करना है, और ना ही रैंक करना है, ना ही लेबल करना है बच्चे को, ठीक है। ना ही टैग देना है कि तुम इंटेलिजेंट हो और तुम डल हो, ठीक है, तुम इस अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुम गंदे बैकग्राउंड से आ रहे हो। तो इस तरह से बच्चों को ना ही लेबल करना है, ना ही सेग्रीगेट करना है, ठीक है, अलग थलग भी नहीं करना है। वर्कशीट्स प्रोवाइड नहीं करनी है, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन भी नहीं देना है, ठीक है। इग्नोरिंग देम एंड कैरी ऑन, कि बच्चे अगर कुछ पूछ रहे हैं तो उन्हें इग्नोर करें और अपना टॉपिक कंटिन्यू करें, तो ऐसा भी नहीं करना है, बच्चे को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। टू स्कोर एंड रैंक चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, कि बच्चों की परफॉर्मेंस के बेस पे उन्हें रैंक दें, तो ये भी गलत बात है। बच्चों को रैंक नहीं देना है उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे, ठीक है, ना ही उनकी टेस्टिंग करनी है। डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर, कि टीचर क्या है, टीचर का जो रोल हो वो ऑथोरिटेटिव हो, तो ये भी गलत है। टीचर का रोल क्या है, फैसिलिटेटर की तरह काम करे, ना कि ऑथोरिटेटिव स्टाइल हो। क्या है टीचर का कैसा रोल होना चाहिए, फैसिलिटेटर की तरह। ये गलत लिख रही हूँ, इधर यहाँ लिख सकती हूँ। फैसिलिटेटर की तरह रोल करे टीचर। क्या है, गाइड करे। टीचर गाइड कर सकता है लेकिन ऑथोरिटेटिव स्टाइल में नहीं कि बस मैं ही हूँ, बच्चे कुछ नहीं है, चुपचाप होके सुनेंगे। पिन ड्रॉप साइलेंस रहना चाहिए क्लास में कि भाई कोई बोल ना जाए, तो उससे तो बच्चे डर डर के मर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का टीचर का रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। गिव अ लॉट ऑफ होमवर्क, कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा होमवर्क दे दें, तो ये भी गलत है। ना ही बच्चे को होमवर्क देना है, ना प्रोजेक्ट वर्क, ना ही ज्यादा असाइनमेंट देने हैं कि जिससे उनकी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाए। तो लैंग्वेज इस तरह इंप्रूव नहीं होगी कि बच्चों से 10 बार लिखवा रहे हैं, उन्हें होमवर्क दे रहे हैं, उन्हें असाइनमेंट्स दे रहे हैं, तो ऐसे लैंग्वेज नहीं इंप्रूव होगी। तो ये भी ऑप्शन हमारे गलत होते हैं, ठीक है। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू चैट एंड नेटवर्क, की टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बिल्कुल पढ़ाएं। तो इंग्लिश ग्रामर जो है वो हमें कंटेक्स्ट में पढ़ानी है, ना कि टेक्नोलॉजी से। डिसिप्लिन वाइज लैंग्वेज टीचिंग, कि बच्चों को बिल्कुल डिसिप्लिन रखें कि किसी की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए क्लास में, तो ऐसा नहीं करना है। बच्चों को बिल्कुल भी डराना नहीं है, ठीक है, बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना है। राइट आउट द करेक्ट आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड या बोर्ड, कि क्या है बोर्ड पे लिख दिया कुछ भी कि भाई तुम अब इसे उतार लो अपनी कॉपी में, कॉपी कर लो, राइट कर लो, करेक्ट कर लो, तो ये भी गलत है कि बोर्ड से सीधा कॉपी में पेस्ट करा दिया, तो ये भी गलत है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हमें नहीं कराने हैं, यानी जिनमें बच्चा सोच ही ना पाए, क्लोज एंडेड होते हैं बिल्कुल। हिंदी में क्या बोलते हैं, मुक्त अंत वाले तो नहीं बोलते, क्लोज एंडेड, चलो देख लेना जो भी बोलते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हमें नहीं कराने हैं बच्चे को, ना ही कन्वर्जेंट थिंकिंग करवानी है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर्स बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, बच्चा ज़्यादा नहीं सोच पाता, ना ही ज़्यादा लिख पाता है, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है कि बच्चा एक ही पर्सपेक्टिव में सोच पा रहा है, अलग अलग अपना माइंड नहीं लगा पा रहा है, ठीक है। रिवाइज द रॉन्ग आंसर्स विद देम, कि जो गलत आंसर हो गए हैं तो उन्हें 10 बार लिखो, यानी ठीक करके दोबारा लिखो, तो ये भी गलत है। ना ही कंपटीशन करवाना है बच्चों के बीच में, कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं करवाना है। अगर कंपटीशन कराना है तो हेल्दी कंपटीशन तो हम करा सकते हैं, ठीक है, हेल्दी कंपटीशन करा सकते हैं, लेकिन खाली कंपटीशन कराना गलत है, ठीक है। और ना ही बच्चों को रिवार्ड देने से क्या होता है, बच्चों की एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा मिलता है कि बच्चा फिर रिवार्ड और प्राइज के लिए ही पढ़ता है, ठीक है। अब हमें किस तरह के ऑप्शंस पे ज्यादा फोकस करना है, LSRW, जिस पे LSRW पे फोकस किया जा रहा हो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। हमें क्या है, हर बच्चे को यूनिक मानना है कि हर बच्चा जो है यूनिक है, ठीक है, हर एक बच्चा अलग है, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है, और हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ही बच्चे को देना है, ठीक है। डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता को एकता में अपनाना है, विभिन्नता को मानना है। कोई और रिलीजन का बच्चा है तो उसे भी प्रायोरिटी देनी है, कोई और बैकग्राउंड का बच्चा है तो उसे भी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवानी है बच्चों को, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ करानी है। किस तरह की एक्टिविटीज़ करानी है? रियल लाइफ एक्टिविटीज़। रियल लाइफ एक्टिविटीज़ हमें बच्चों को करानी है। वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स यूज़ करने हैं, तरह तरह के मेथड्स बच्चों के लिए यूज़ करने हैं, जिससे कि क्या हो, क्लास इंटरेस्टिंग हो जाए। क्या है? क्लास इंटरेस्टिंग हो, बच्चों को मज़ा भी आए पढ़ने में, एंजॉय करके पढ़ें बच्चे। ठीक है। एनेबल प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट, देखो ये तो इतना अच्छा पॉइंट है कि बच्चों को उसके संदर्भ में पढ़ाएं। ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो भी कंटेक्स्ट में पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो भी संदर्भ में पढ़ाएं, यानी बच्चे की रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएं, उसकी डे टू डे लाइफ से रिलेट करें चीजों को। ठीक है, बच्चे की डे टू डे लाइफ से रिलेट करें, उसके कंटेक्स्ट में उदाहरण दें, यानी उसके एनवायरमेंट से रिलेट करके उसे एग्जाम्पल दें। ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज पे ज्यादा फोकस करें कि यानी बच्चा जो है नए नए आइडियाज सोच सके, कुछ इनोवेटिव कर सके, कोई इनोवेटिव काम करे। ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज लगा सके, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी नए नए आइडियाज सुझा सके। ठीक है। हेल्प्स लर्नर्स एसोसिएट वर्ड्स विद ऑब्जेक्ट, यानी क्या है, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को एसोसिएट, लिंक करके पढ़े ऑब्जेक्ट के साथ, यानी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ, जो कि रियल लाइफ में देख सकें, ऐसी चीजों को देखें, ऐसी चीजों से एनवायरमेंट का करिकुलम एनरिच हो। एनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन, यानी लैंग्वेज, इस तरह का माहौल बच्चे को देना है जिससे कि वो कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एप्रिशिएट करें बच्चे को। कन्वर्सेशन स्किल्स लीडिंग टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी सीएलटी के थ्रू कम्युनिकेशन करवाएं, कन्वर्सेशन करवाएं, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग बाय मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू नर्सरी राइम्स एंड रिसाइट देम इफेक्टिवली, यानी बच्चे को क्या है, जो पोएम है उन्हें रिसाइट कराना है, यानी सिंग कराना है, यानी बच्चे से सिंग करानी है, पोएम गवानी है कि कैसे गा के दिखाओ अच्छे रिदम में, तो उससे क्या है, बच्चे इंटरेस्टिंग वे से सीख पाते हैं। तो ठीक है, क्या है, नर्सरी राइम को रिसाइट कराना है, पोएम को रिसाइट कराना है। टेक्स्ट बुक अगर हमें यूज करनी है तो एक रिसोर्स की तरह यूज करनी है, खाली हमें टेक्स्ट बुक पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें टेक्स्ट बुक से दूर रहना है। अगर हम टेक्स्ट बुक एक तरह से यूज कर रहे हैं तो एक संसाधन की तरह यूज करें, उस पर पूरा डिपेंड ना हो जाए। ठीक है। मोटिवेट करें और एनर्जाइज करें बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें बच्चों को, सीखने के लिए उत्सुक करें, कि जिससे बच्चा क्यूरियस हो सीखने के लिए। हमें बच्चे को मोटिवेट करना है जिससे कि बच्चा क्यूरियस हो। ठीक है। कोलैबोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग सिचुएशन, इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट करनी है कि बच्चे कोलैब करके पढ़ें, एक दूसरे को सहयोग करके पढ़ें, कोऑपरेट करें, एक दूसरे को क्या करें, कोऑपरेट करके पढ़ें। ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को सहयोग करें, ऐसी सिचुएशंस हमें देनी है बच्चे को। इट एनेबल चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड, बच्चे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रीहेंड करें, कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ। प्रोवाइड क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों को क्या है, एक अच्छी फीडबैक भी देनी है, अप्रिशिएशन देना है। ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है, इतना पॉजिटिव पॉइंट है। चाहे सीडीपी में देख लो, ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो, बच्चा ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन सुझा पाए, एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, दो से ज्यादा सॉल्यूशन सुझा पाए। ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी सोच हो बच्चे की, अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोच पाए, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में बच्चा सोच पाए। ठीक है। क्रिएटिव हो, एंगेज हो मीनिंगफुल टास्क में, ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल टास्क करवाएं बच्चे को और एंगेज करें, यानी सारे बच्चे एक साथ रहें। ठीक है। एंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चन, बच्चों से इकट्ठा करके क्वेश्चंस पूछें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पुट आउट करें, इससे क्या है, बच्चों की इमेजिनेशन बढ़ती है, क्रिएटिविटी आती है बच्चों के अंदर। ठीक है। और बच्चे क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एंगेज करें, जोड़ें। ठीक है। इवेल्युएटिंग हर टीचिंग मेथड, बच्चों को इवेल्युएट करें, डायग्नोज करें कि कहाँ बच्चे के गैप्स रह गए हैं, क्यों बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, पहले डायग्नोज करें, फिर उसके बाद बच्चे को रिमेडी दें। ठीक है। फिर उसे देखें कि पहले डायग्नोज करें कि देखें कहाँ कमी रह गई है, क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, और जब पता चल जाए तो फिर उसके बाद उसे रिमेडियल दें, रिमेडियल टीचिंग दें। ठीक है। यानी बच्चे को दवा पानी दें, एक तरह से सिखाएं कि भाई कहाँ कमी रह गई थी। ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करे, एक्टिवली इन्वॉल्व हो, एक्टिवली लर्न करे, चीज़ों को सक्रिय रूप से सीखे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें।
एनहांस करें रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स को, LSRW पे फोकस करें। ओपन एंड एनकरेजिंग एटमोस्फेयर, यानी खुला वातावरण हो जिसमें बच्चा भी इंटरेक्ट कर सके, टीचर भी इंटरेक्ट कर सके बच्चों के साथ, ठीक है, इस तरह के एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना है। डिस्कशन और डिबेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ से, और इंक्लूसिव एजुकेशन हो, यानी समावेशी शिक्षा हो, सभी बच्चे समान है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, कुछ भी उसकी कास्ट हो, ठीक है, इंटेलिजेंट हो, डल हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी उसकी भाषा हो, तो हमें सभी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। अब मैंने 2-3 कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं तो देख लेते हैं। इफ अ टीचर वांट, बताएंगे आप लोग भी आंसर, इफ अ टीचर wants to help students learn vocabulary which would be the most effective way। टीचर क्या है, बच्चों को वोकैब याद कराना चाह रहा है, यानी वर्ड्स पावर इंक्रीज करना चाह रहा है, तो कौन सा एक इफेक्टिव तरीका होगा, बताइए। ए ऑप्शन है यूज ऑफ स्टोरीज एंड इमेजिनरी, की स्टोरीज के थ्रू वोकैब याद कराएं, कि स्टोरीज पढ़ रहे हैं और बीच बीच में वर्ड्स आ रहे हैं तो टीचर बता सकता है कि ये इस वर्ड का ये मतलब होता है, ठीक है, और हिंदी में है तो ये मतलब होता है इसका। इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ाएं, ठीक है, तुम घर पे गए थे, तुमने ये चीज देखी तो उसका मतलब ये हो सकता है, या उस वर्ड को ये बोल सकते हैं। यूज ऑफ ड्रिलिंग, की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएं, तो क्या ये तरीका अच्छा है। रिटन एक्सरसाइज कराएं, कि क्या है 10 बार आपको लिखनी है एक चीज, या फिर बोर्ड से उतार लें 10 बार। यूज ऑफ टेक्स्ट बुक, की सीधा टेक्स्ट बुक खोलो और वहां से 10 वर्ड उतारो और याद करने लग जाओ, तो बताइए कौन सा तरीका अच्छा होगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, कि बच्चे को क्या है स्टोरीज के यूज से पढ़ाना है। वो कैब जब पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें रियल लाइफ सिचुएशंस दे, स्टोरीज सुनाएं, कहानी जैसे सुना रहे हैं कुछ भी, तो उसके बेस पे बताएं कि देखो इस तरह का वर्ड है, यहाँ पे इसका ये मतलब होगा, ठीक है। इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ाएं, कि क्या है तुम अपने घर पे गए, तुमने ये चीज देखी, ग्लास में तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें दूध दिया तो उसे मिल्क कहते हैं, तुमने पानी पिया तो उसे वाटर कहते हैं, तुम खेलने गए तो उसे प्ले कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे को क्या है स्टोरीज और इमेजिनेशन के बेस पे वो कैब याद करानी है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज मे बी द बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, बताइए कौन सा एक मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए बेनिफिशियल है। ए ऑप्शन इंक्रीज वोकैब एंड इफेक्टिव स्पीच, कि ज्यादा से अगर बहुभाषिता कक्षा में होगी तो वोकैब भी बढ़ेगी और स्पीच जो है वो भी इफेक्टिव होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भाषा सीखेंगे तो बच्चे की थिंकिंग भी डेवलप होगी, है ना, तो ठीक है ये ऑप्शन। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट टूवर्ड्स अदर कल्चर, जब नई नई भाषा वाले बच्चे रहेंगे, कोई हिंदी भाषा का है, कोई बंगाली का है, कोई भोजपुरी का है, जब अलग अलग भाषा वाले बच्चे एक क्लास में रहेंगे तो हमें रेस्पेक्ट करनी भी आएगी दूसरे के कल्चर की, दूसरे की संस्कृति का हम सम्मान भी करना सीखेंगे बच्चे, यानी तो ये भी ठीक है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, की जो जॉब के मौके हैं वो रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे, कि हमें जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि हम तो दूसरी भाषा पढ़ रहे हैं, नई नई भाषा पढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा बताइए। या फिर मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज की अवेयरनेस होगी, हम ज़्यादातर भाषाओं के लिए जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, हमें पता चलेगी अरे अच्छा ये भाषा तो इतनी अच्छी है, इससे तो मेरा ये फ़ायदा हो रहा है। अगर हम साइड बाय साइड इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये भी हमारे काम आ रही है, संस्कृत सीख रहे हैं तो ये भी हमारे काम आ रही है, तो हमारे अंदर अवेयरनेस आएगी। तो बताइए कौन कौन से ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है कि हमें दूसरे की रेस्पेक्ट की कल्चर करनी है, सॉरी दूसरे के कल्चर की रेस्पेक्ट करनी आ जाएगी। लेकिन ये ऑप्शन गलत है थर्ड, कि हमें एम्प्लॉयमेंट, हमें जॉब नहीं मिलेंगी आगे जाके, कि भाई हमने तो इतनी भाषा पढ़ ली हमें जॉब नहीं मिलेगी, तो ये गलत है, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म तो बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चे की क्या इमेजिनेशन डेवलप होती है, ये भी ठीक है फोर्थ ऑप्शन। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ हमारा ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, द टीचर हैज गिवन स्ट्रिप्स ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस, टीचर क्या है इनकम्प्लीट सेंटेंस दे रही है बच्चों को, जो सेंटेंस पूरा नहीं है ऐसा सेंटेंस बच्चों को दे रही है। दे हैव टू ज्वाइन ईच इनकम्प्लीट सेंटेंस विद इट्स करेक्ट हाफ, यानी जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसे क्या है करेक्ट जो एक पोर्शन है उससे मिलाना है। जैसे कि इस तरह से दे रही है कि आई एम अ गर्ल, आई दे दिया, गर्ल यहाँ पे दे दिया, ठीक है, एम यहाँ दे दिया, ए ऐसे दे दिया, तो ये इनकम्प्लीट है, तो इसे क्या है पूरा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी दे रही है। व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर टू कंडक्ट सच एक्टिविटी इन क्लास, तो टीचर का क्या उद्देश्य है इस तरह की एक्टिविटीज कराने के लिए। टू फोकस ऑन करेक्ट सिंटेक्स फॉर्मेशन, की बच्चे क्या है सिंटेक्स फॉर्मेशन करना सीखे, यानी
सेंटेंस का स्ट्रक्चर्ड सीखें कि किस तरह सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, कंप्लीट वे में लिखा जाता है विद इट्स रूल्स, ठीक है। या फिर कंपोज कर रही है वो कि बच्चे क्या है लिखना सीख सकें, या बच्चे क्या है पंक्चुएशन सीख सके कि भाई कोमा भूल गए, यहाँ पे फुल स्टॉप भूल गए या क्वेश्चन मार्क भूल गए, ठीक है। तो इस पे फोकस कर रही है, या फिर कि बच्चे जो हैं अपनी स्पीच को इम्प्रूव कर सकें, इस पे फोकस कर रही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो टीचर क्या है फोकस कर रही है करेक्ट सिंटैक्स पे। सिंटैक्स क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना, बिल्कुल तरीके से लिखना। इन जनरल अगर मैं कहूँ विद मतलब पूरे रूल्स के साथ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पूरे तरीके से लिखना कि कुछ भी ना छूटे। पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट लिखा जाए, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाए। तो ये क्या होता है, एक सिंटैक्स होता है, यानी एक फॉर्मेट होता है सेंटेंस का, ठीक है। तो टीचर क्या है इस तरह की एक्टिविटीज इसलिए करा रही है कि बच्चों को क्या है सेंटेंस का फॉर्मेट आ जाए, ठीक है, स्ट्रक्चर उन्हें पता चल जाए कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है ग्रामर इन कंटेक्स्ट मीन्स, यानी व्याकरण जो संदर्भ में पढ़ा रहे हैं उसका क्या मतलब है। देखो आपको जब भी व्याकरण पढ़ानी है वो कंटेक्स्ट में ही पढ़ानी है, ठीक है। तो इसी ऑप्शन जैसे ऑप्शन आ रहा है ग्रामर इन कंटेक्स्ट या कंटेक्स्ट में ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह के ऑप्शन क्या है पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म, यानी संदर्भ का क्या मतलब होता है कि पहले टीचर यूज करना सिखा रही है, उसका मीनिंग बता रही है, फिर उसके बाद उसकी फॉर्म पे जा रही है कि भाई अब ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ठीक है। तो तरीका तो ठीक है। मूविंग फ्रॉम फॉर्म टू मीनिंग, यानी पहले फॉर्म बता रही है, पूरा चिट्ठा बता दिया, पूरा पढ़ के बता दिया इंग्लिश का, फिर उसका मीनिंग बता रही है कि हाँ अब इसका मीनिंग ये होगा, ठीक है। लर्निंग थ्रू ड्रिल्स की कंटेक्स्ट का मतलब है कि तुम प्रैक्टिस करके सीखो, तुम रट के सीखो। या फिर लर्निंग ग्रामर एज कंटेंट, कंटेंट का मतलब है कि बुक से उठाया और सीधा सीख लिया, यानी टेक्स्ट बुक से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा कि टीचर क्या कर रही है ग्रामर इन कंटेक्स्ट का मतलब है कि मीनिंग बता रही है, पहले संदर्भ से रिलेट कर रही है कि रियल लाइफ से रिलेट कर रही है, उसका मतलब बता रही है, फिर उसके बाद फॉर्म पे आ रही है, यानी पहले यूजेज बता रही है उसके, फिर फॉर्म पे आ रही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम, यानी बाल केंद्रित शिक्षा, इसे चाइल्ड सेंटर्ड भी कहते हैं, ठीक है, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग जो क्लासरूम हो, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं किस तरह का होना चाहिए। हेल्प्स टीचर्स मेक डिसीजन इन क्लास एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट, यानी जिसमें क्या है टीचर्स क्या है डिसीजन ले सके कुछ भी और टीचर्स के अकॉर्डिंग क्लास चले। टीचर क्या है सेल्फ रिलायंट, तो टीचर ही ऑथोरिटेटिव स्टाइल और टीचर ही क्लास को हैंडल करे, पूरी तरह टीचर पे ही डिपेंड हो। तो ऐसा तो टीचर सेंटर्ड में होता है, ठीक है। ऐसा किस में होता है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में होता है, यानी टीचर्स के अकॉर्डिंग ही टीचर ही डिसीजन ले, सब कुछ टीचर ही करे। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, कंसीडर्स लर्निंग टू बी अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, कि सीखना क्या है या सिखाना क्या है बस टीचर की ही जिम्मेदारी है, जैसा टीचर सिखाएगी ऐसे ही बच्चे चुपचाप सीख लेंगे। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा, ये भी टीचर सेंटर्ड की तरफ ही जाता है, ठीक है। सपोर्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इग्नोरिंग द मेजॉरिटी इन द क्लास, कि क्या करे टीचर लर्नर सेंटर्ड में क्या ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को सपोर्ट करें और कुछ बच्चों की मेजॉरिटी को इग्नोर कर दें, कि भाई क्या कर रहे हैं 10 बच्चे इंटेलिजेंट एक साइड बिठा लिए और उन्हीं पे ही फोकस कर रहे हैं, बाकी बच्चों को इग्नोर कर दिया, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं होता है लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम में, ठीक है। टेक्स इनटू कंसिडरेशन प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर, तो ये बात तो सही है कि बच्चे के क्या हैं जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो बच्चे को पहले से आता है, जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है उसे कंसीडर कर रही है, उसे ध्यान में रखा जा रहा है, उसके बाद आगे का स्टार्ट किया जा रहा है, यानी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम में क्या होता है सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग होता है, टीचर क्या है गाइडर की तरह वर्क करता है कि गाइड करता है बच्चों को, लेकिन बच्चे क्या है बीच में रखे जाते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग क्लासरूम होता है, बच्चों के एक्सपीरियंसेस को महत्व दिया जाता है, ठीक है, बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ के पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बस नहीं है अभी तो एक क्वेश्चन। आगे चलते हैं, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म इज, मुझे लगा था खत्म हो गए। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म इज, यानी मदर टंग जो क्लास में क्या होता है बहुभाषिता जो है वो क्या होनी चाहिए। एवरी लर्नर्स बिगिन हर स्कूलिंग इन हर मदर टंग
एंड मूव ऑन टू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। यानी जो मदर टंग मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम होते हैं उसमें क्या होना चाहिए कि क्या है, स्टार्ट की जो स्कूल की जो स्टार्टिंग होती है वो मदर टंग से होनी चाहिए और फिर इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर दें। तो क्या मल्टीलिंगुअलिज्म का ये मतलब होता है कि भाई स्टार्टिंग तो मदर टंग से कर रहे हैं और फिर टोटली इंग्लिश मीडियम हो, फिर कोई और लैंग्वेज चलेगी नहीं? तो ऐसा नहीं मतलब है, ठीक है। मल्टीलिंग्विज्म का मतलब ये नहीं है कि तुम इंग्लिश में पढ़ाओ या कुछ भी पढ़ाओ। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है बहुत सारी भाषा क्लास में हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश हो, ठीक है। ऑल स्कूल टीचर टीच थ्रू द मीडियम ऑफ मदर टंग और होम लैंग्वेज। यानी सभी जितने भी टीचर हैं वो क्या करें, सिर्फ मदर टंग में ही पढ़ाएं, होम लैंग्वेज में ही पढ़ाएं। कि भाई जैसे हमें हिंदी में पढ़ा रहे तो हम पूरा जीवन हिंदी में ही पढ़ते रहें, तो क्या ये तरीका सही है? तो ये तो मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। एवरी लर्नर्स बिगिंस हर स्कूलिंग इन हर मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू एड मैनी मोर लैंग्वेज इन स्कूल। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल स्कूल टीच थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश टू डिमांड ऑफ पेरेंट्स। कि क्या करें, पेरेंट्स की डिमांड है कि भाई हमारे बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाओ, तो इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है कि स्कूल की जो बिगिनिंग है यानी स्टार्टिंग है वो तो मदर टंग से करें या होम लैंग्वेज से करें और फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, बंगाली हो, भोजपुरी हो, उड़िया हो, कोई भी, मतलब मैनी मोर लैंग्वेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा भाषा क्या है ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग मदर टंग से करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मदर टंग के बाद हम इंग्लिश को यूज कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कोई भी भाषा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक भाषा नहीं आती। मल्टी का मतलब है बहुत सारी भाषा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। आगे इंग्लिश में मैं प्रैक्टिस कराऊँ क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। बाकी अब हम करेंगे ईवीएस की पेडागोजी हमारी बची हुई है, उसकी एक मैराथन करेंगे कंप्लीट, तो देखना ना भूलें, मे बी कल या फिर परसों आपको एक कंप्लीट मैराथन मिलेगी, ठीक है। बाकी इंग्लिश हमारी कंप्लीट होती है, जो भी टॉपिक रह गया हो तो आप बता सकते हैं, मैं करा दूंगी। वैसे मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गई। अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि देखो कंटेंट पढ़ लिया उसके बाद अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। बहुत बच्चे रह जाते हैं जो 1-2 नंबर से रहते हैं, 10 नंबर से, 2 नंबर से कोई बच्चा रहता है, तो ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को आता नहीं है, आता तो सभी को है, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है, प्रैक्टिस में, ठीक है। और ऐसा ना करें कि 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं यूट्यूब पे, खुद से प्रैक्टिस करें। थोड़ा बहुत तो सहारा आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। जितना प्रैक्टिस अपने हाथ से करेंगे, खुद करेंगे, इतना ही आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं बहुत बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कर दिया करो यार, है ना। ठीक है, चलो अब हम बंद करते हैं वीडियो को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि हबड़ दबड़ में पढ़ा नहीं जाता है, सारी तैयारी खराब हो जाती है। तो पेशेंस के साथ लगे रहिए, 1 महीने का टाइम है, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करिए। ऑनलाइन मोड में जो पेपर हुए हैं उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इन्हीं के बेस्ड पे बनते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।